दोस्तों नमस्कार। मोदी का राजनीतिक प्रयोग और आरएसएस का राजनीतिक शुद्धिकरण का प्रयोग कहीं आपस में टकरा तो नहीं रहे हैं। मोदी अपनी राजनीति को साधते साधते बीजेपी के संगठन से लेकर आरएसएस के भीतर के संगठन को भी कहीं अपने अनुसार हांकने की दिशा में तो नहीं बढ़ गए। और यही बात आरएसएस को क्या पसंद नहीं आई, या फिर जिन सवालों के जवाब राजनीतिक शुद्धिकरण के तहत आरएसएस को चाहिए अपने प्रचारकों को वह बीजेपी के संगठन में भेजता है, लेकिन वहां जाकर अगर वह प्रचारक ही मोदीमय हो जाए या फिर राजनीतिक तौर पर तीर तिकड़म करने लगे तो फिर आरएसएस क्या करेगी। उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ के पीछे पूरी दिल्ली की सत्ता पड़ गई थी और दिल्ली की सत्ता द्वारा जो भी नियुक्त किए गए थे उत्तर प्रदेश में, जो कि आरएसएस के प्रचारक भी रहे, वह भी भिड़ गए योगी आदित्यनाथ के पीछे। तो क्या यह सही था? और योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस खड़ी हो गई तो योगी आदित्यनाथ मौजूदा वक्त में मौजूद हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश को किसी भी हाल में दिल्ली की सत्ता के चंगुल से छुड़ाना आरएसएस का पहला काम है? और इन सारी परिस्थितियों के भीतर जो सवाल आरएसएस से निकलते हुए बीजेपी के भीतर भी कुलांचे मार रहे हैं, कहीं उन सवालों को नितिन गडकरी तो नहीं उठा रहे थे। और नितिन गडकरी जब सवालों को उठाने की दिशा में उन लोगों के साथ तो नहीं खड़े हो गए थे जो सवाल कर नहीं रहे हैं, लेकिन मौन रहकर भी एक विरोध की परिस्थितियों को दिखा रहे हैं। तो क्या आरएसएस के भीतर और बीजेपी के भीतर, या आरएसएस और बीजेपी आमने सामने 2024 की बिसात को लेकर टकराने की स्थिति में तो नहीं आ गए हैं? या फिर नितिन गडकरी को लेकर संसदीय बोर्ड से अलग कर दिल्ली की सत्ता ने संदेश आरएसएस को दिया, या फिर दिल्ली की सत्ता पहले ही संभल गई कि परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हों तो फिर संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया नितिन गडकरी को, या फिर मुख्यमंत्रियों को संसदीय बोर्ड में लाएंगे नहीं, यह कहकर योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान को भी एक झटके में दरकिनार कर दिया गया। क्या यह सब कुछ सामान्य स्थितियां हैं? और यह सब कुछ इस दिशा में तो नहीं जा रही जहां पर आरएसएस के भीतर मौन सहमति उसके मौन को लेकर मान ली जाती है और उसका राजनीतिक उठाव या राजनीतिक लाभ सत्ता उठा ले जाती है? क्या उसी आसरे इस दौर में मीडिया के भीतर रिपोर्ट तो नहीं आ रही है? जाहिर है बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। उन सवालों के एवज में आज जरा इन परिस्थितियों को इसलिए परखिए क्योंकि संघ के भीतर एक बैठक में जब एक आवाज आती है कि मंडल के मसीहा के तौर पर वीपी सिंह को भी पूछने वाला कोई नहीं, तो पिछड़ा और जनजातीय दलित मसीहा बनकर नरेंद्र मोदी क्या कर लेंगे? और कल को प्रधानमंत्री की कुर्सी ना रहेगी तो फिर उन्हें पूछने वाला कौन होगा? इंदिरा गांधी का भी वक्त था, वो वक्त भी चला गया। राजीव गांधी ने भी तो कंप्यूटर के जरिए अपनी पहचान बनाई, लेकिन देश तो उससे आगे निकल गया। और तो और लाल कृष्ण आडवाणी भी तो रथ यात्रा पर निकले थे, और उस कालखंड में चले जाइएगा तो समूची आरएसएस ही अपने आप को एकजुट कर रही थी उसी रथ यात्रा के आसरे। लेकिन प्रधानमंत्री आडवाणी नहीं बन पाए, और आज की स्थिति में वह किस तरीके से हाशिए पर हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। तो भी देश रहता है, पार्टियां रहती हैं, संगठन रहते हैं, व्यक्ति क्या धूमिल हो जाते हैं। इन सवालों के साथ मौजूदा वक्त में आरएसएस और बीजेपी के भीतर उठते हुए सवाल एक दो नहीं, आधे दर्जन से ज्यादा सवालों को जन्म दे रहे हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई बीजेपी के भीतर मोदी के खिलाफ कोई बगावती गुट खड़ा हो रहा था जिसकी अगुवाई कहीं गडकरी ना कर लें, क्योंकि गडकरी के रिश्ते संघ के करीब हैं और मैसेज का आदान प्रदान ना होना शुरू हो जाए, इसीलिए उनको अलग कर दिया गया? यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था, क्या संसदीय बोर्ड जो मोदी शाह के खिलाफ उनके भीतर भी जो लोग थे वह भी एकजुट हो रहे थे, इसीलिए मथने की जरूरत संसदीय बोर्ड को पड़ गई, जो कि 2014 के बाद से कभी मथा नहीं गया, लेकिन 2022 में क्यों जरूरत पड़ गई? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, क्या संघ चाहता था कि बीजेपी के संगठन को ठीक किया जाए जिस तर्ज पर सिर्फ राजनीति को साधते हुए संघ के प्रचारकों का उपयोग भी राजनीति के मद्देनजर न सिर्फ किया जा रहा है बल्कि टकराव की स्थिति अपने प्रतिकूल नेताओं को लेकर की जा रही है, जो उसमें दो नाम खुलकर आए, उसमें एक बंसल
का नाम था जो उत्तर प्रदेश के भीतर मौजूद थे, दूसरे बीएल संतोष, उनका नाम भी उभर कर आया। तो क्या यह वाकई सही है? और यह बैठकों में चर्चा हो चली है? यह तीसरा सवाल था। चौथा सवाल था, क्या झटका देना गडकरी के जरिए संघ को चेताना था कि चलेगी तो हमारी ही? और इन परिस्थितियों में योगी के पीछे संघ जब खुले तौर पर खड़ा हो गया तो क्या उसने दिल्ली को चेताया, चलेगी तो हमारी ही? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? यह एक पांचवां सवाल था। लेकिन छठा सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या वाकई जो संगठन को मथने की प्रक्रिया राजनीतिक तौर पर शुरू हो गई है और उसमें संसदीय बोर्ड का उदाहरण दिया गया, उस बोर्ड में स्थितियों को देखें तो येदियुरप्पा का नाम हो या फिर एकमात्र सिख के तौर पर इकबाल सिंह ललकार जिनकी मौजूदगी हुई है उनका सवाल हो, के लक्ष्मण का सवाल हो, या फिर इस फहरिस्त में सर्बानंद सोनोवाल का जिक्र हो, एक फिर सुधा यादव का जिक्र हो, नाम संसदीय बोर्ड में कौन से आने चाहिए? उम्र के लिहाज से ये फिट नहीं बैठते हैं। उम्र के लिहाज से मतलब एक तरफ आप अगर युवा का जिक्र करते हैं, पहचान के लिहाज से ये फिट नहीं बैठते हैं, अगर आप उनकी लोकप्रियता के लिहाज से देखिए, कद्दावर नेता के तौर पर ये फिट नहीं बैठते हैं, अगर आप संसदीय बोर्ड का मतलब इस देश के भीतर बीजेपी को एक बड़े व्यापक तौर पर देखते हुए संसदीय बोर्ड को निर्णायक परिस्थिति में लाने की ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देख रहे हो तो भी फिट नहीं बैठते हैं। ये सारे सवाल संघ के भीतर उठ रहे हैं, ये सारे सवाल संघ से निकलते हुए बीजेपी में भी जा रहे हैं। अब यहां पर दो सवाल और आता है और उसके बाद इस सिलसिले को शुरू किया जाए, क्योंकि संघ हर हाल में बीजेपी के संगठन को ठीक करना चाहता है। पहली कड़ी में उत्तर प्रदेश को दिल्ली के चंगुल से पूरी तरीके से निकालना चाहता है और जो प्रचारक संघ से बीजेपी के संगठन में चले जाते हैं वह मोदी और शाह के अनुकूल राजनीति को ना मथें, इस दिशा में वह काम करना चाहता है। इसीलिए उसके भीतर सवाल है कि जब मंडल के मसीहा के तौर पर वीपी सिंह को लोग भूल गए तो फिर आप पिछड़ा जनजातीय दलित के मसीहा को बनकर क्या कर लेंगे? और उसके जरिए जिस राजनीति को साध रहे हैं तो फिर प्रचारक की अपनी भूमिका पॉलिटिकल पार्टी के भीतर क्या होगी? इस सिलसिले को इसलिए जरूरी है क्योंकि संसदीय बोर्ड तुरंत की चीज है, तो ना उम्र, ना युवा पीढ़ी, ना बीजेपी की लीडरशिप, तीनों मायने नहीं रखती है। इसको खुले तौर पर आरएसएस के भीतर कहा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कही जा रही है कि दरअसल संघ और बीजेपी के भीतर कोई संवाद नहीं है, यानी कहा गया, जो रिपोर्ट भी निकल कर आई अखबार में जो छपी कि उसमें आरएसएस की सहमति है कि नितिन गडकरी को अलग कर दिया जाए, पर कतर दिया जाए, लेकिन सच यह है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच संवाद बनाने वाले अरुण कुमार जो हैं उनसे कोई बातचीत इस दौर में ना प्रधानमंत्री मोदी की ना अमित शाह की हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई डायरी के पन्ने आरएसएस के भीतर कह रहा है कोई दिखा तो दो कि हां हमारी मुलाकात हुई है, तो मिले ही नहीं तो संवाद कैसे हो गया? और संवाद नहीं हुआ तो आरएसएस ने कैसे सहमति दे दी? आरएसएस तो इस पर मौन हो गई है, वह कुछ कहती नहीं है, सरसंघ चालक भी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जो सवाल आरएसएस के भीतर उठते हैं और आरएसएस के भीतर से निकले हुए प्रचारक वो संदेश बीजेपी के भीतर भी बताते हैं तो उसका प्रभाव खुद ब खुद इसलिए बीजेपी पर पड़ता है क्योंकि बीजेपी भी उसी आरएसएस से निकली हुई है। तो क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं है और यह कोल्ड वार की स्थिति तो नहीं है? क्योंकि एक बार ही चिंतन बैठक में, जो आरएसएस की चिंतक बैठक थी, उस समय अरुण कुमार नहीं थे, उस समय कृष्ण गोपाल हुआ करते थे जो संवाद बना रहे थे आरएसएस और बीजेपी के बीच में। उसमें एक बार प्रधानमंत्री मोदी जरूर पहुंचे थे। लेकिन अगला सवाल यह है कि जिस ईडी को लेकर घबराहट विपक्षी नेताओं में है, उस ईडी और छापे को लेकर, अलग अलग एजेंसियों के छापे, वो इनकम टैक्स का भी हो सकता है, उसको लेकर आरएसएस के भीतर भी हड़कंप है कि जो भी आरएसएस के करीब का उद्योगपति है उसके दरवाजे पर छापा मार क्यों पहुंच जाते हैं? और ईडी हो या आईटी हो वह सीबीआई हो, अपने तौर पर क्यों पहुंच जाती है? उसमें एक उदाहरण आरएसएस के ही किसी शख्स ने दिया। बड़ा शानदार उदाहरण इसलिए है क्योंकि सरसंघ चालक एक व्यक्ति, एक उद्योगपति मित्र के घर पर रात गुजारते हैं। सुबह सुबह वो वहां से निकलते हैं और निकलने के तुरंत बाद वहां पर छापा पड़ जाता है। झारखंड के यह उद्योगपति, इनका बिजनेस कलकत्ता में, इनके एक भाई
उत्तर प्रदेश के मंत्री में, दूसरे भाई आरएसएस के भीतर एक अधिकारी की पोस्ट पर, और उनके यहां 7 दिन तक छापा पड़ता है। और जिन माध्यमों से सत्ता तक बाँच पहुंचाने की कोशिश होती है उसमें यही कहा जा सकता है, मेरी बेटी जिस घर में ब्याही है वहां पर आप 7 दिन तक छापा मार रहे हैं। और इसको लेकर आरएसएस मौन बरतती है, इसको लेकर भी आरएसएस कुछ नहीं कहती है। कुछ लोग इस मैसेज को कन्वे ऊपर तक करते हैं, यानी क्या सत्ता के निशाने पर आरएसएस इसलिए है क्योंकि आरएसएस की ताकत को खत्म किया जाए और वो सत्ता पर निर्भर हो जाए, या सत्ता पर निर्भर होकर आरएसएस जीना सीख ले? क्या ये एक नया मैसेज है? क्योंकि इन संदेश के साथ 2-3 बातें एक झटके में निकल कर आती है कि वाकई या तो इस देश में ईमानदारी बरती जा रही है, या फिर निशाने पर उन्हें ही लिया जा रहा है जिन्हें अपने ऊपर आश्रित करना है। और इस आश्रित सब के साथ आरएसएस के करीबी उद्योगपति भी आकर खड़े हो गए हैं। और ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि उस आरएसएस से जुड़े उद्योगपति मित्र का जो कहना है वो दिल्ली में बैठे उस शख्स के पास गुहार लगाता है, और उस शख्स के कहने की स्थिति में आरएसएस वाले आते हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे। यानी नितिन गडकरी को लेकर भी आरएसएस ने कुछ नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी आरएसएस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर खुले तौर पर आरएसएस समर्थन में उतर आई, ये कहते हुए कि अब आपको हर हाल में यहां से उन लोगों को हटाना होगा जिनको आपने दिल्ली से भेजा है। ये दिल्ली से भेजे हुए कौन से लोग थे और दिल्ली से जिन्हें भेजा गया, इसको लेकर आमने सामने की परिस्थिति में चीजें क्यों आ गई? ये क्या बंसल का जिक्र हम कर रहे हैं? क्योंकि योगी वर्सेस बंसल, बंसल एक लिहाज से अब राष्ट्रीय महामंत्री बना दिए गए हैं और उनको पश्चिम बंगाल का सौंप दिया गया है, तेलंगाना और उड़ीसा भी सौंप दिया गया है। पहले वो सुनील बंसल जो थे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे और सारे दिल्ली के रास्ते बंसल के जरिए ही जाते थे। योगी आदित्यनाथ इस पर लगातार आपत्ति व्यक्त कर रहे थे और होते होते स्थिति ये आई कि आरएसएस को मूक रहते हुए भी, यानी खामोश रहते हुए भी, यह संदेश खुले तौर पर प्रकट करवाना पड़ा कि आपको इन्हें हटाना होगा। और हटाने के बाद उनको एक झटके में राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। दूसरा नाम निकल कर आता है बीएल संतोष का। ये बीएल संतोष भी संगठन महामंत्री प्रचारक के तौर पर, स्थिति तो यहां तक आई कि आरएसएस ने कहा हम प्रचारक के पद से सबको बर्खास्त कर देंगे अगर आप इस तरीके से राजनीति साधने के लिए उनका उपयोग करने लगेंगे, जबकि चीजों को दूसरे तरीके से मथना था। संघ का विस्तार भी चाहिए, बीजेपी की सत्ता भी चाहिए, लेकिन उसके बीच कुछ नैतिक शुद्धिकरण की परिस्थितियां भी होनी चाहिए। और अपने ही नेताओं से टकराना, योगी आदित्यनाथ और दिल्ली टकरा रहा है आपस में, यह कौन सा मैसेज है? और यही स्थिति निकलकर नितिन गडकरी के साथ आ गई कि 2024 के लिए कोई अपना रास्ता बना रहा है और उन्हें दरकिनार और साइडलाइन किया जा रहा है। यह कौन सा मैसेज है? यानी सब कुछ शांत नहीं है, भीतर में चल रहा है। अब इसमें यह आइए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए महामंत्री वहां पर नियुक्त किए गए बंसल के जले, वो धर्मपाल सैनी थे, संघ से निकले हुए शख्स। नए महामंत्री के तौर पर बैठकों के सिलसिले में ना विधायकों को बुलाया, ना सांसदों को बुलाया, जिला स्तर के अधिकारियों को बुलाकर लगातार बैठक कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज ये है कि 2024 की जो बिसात बिछे उसमें योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जो सोच है वह सोच उभर कर आनी चाहिए, वह एक मैसेज रहना चाहिए। हम सिर्फ एक जगह निर्भर होकर चीजों को डेवलप नहीं कर सकते हैं। अगर इस परिस्थिति को थोड़ा विस्तार दीजिएगा तो अगला सवाल आएगा, शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में क्या हाशिए पर ढकेल दिए गए? और हाशिए पर ढकेलने का मतलब लोकसभा की 29 सीट उनसे ना जुड़े, या उनसे अगर जुड़ी हुई है तो उसमें भी कहीं सेंध लगेगी क्या? उत्तर प्रदेश की 80 सीट है। इसी सिलसिले को जब आगे महाराष्ट्र ले जाएंगे और नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के जरिए महाराष्ट्र को समझने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है महाराष्ट्र की जमीन पर पहली आवाज यही आए कि लड़ाई तो दरअसल मराठा वर्सेस गुजरातियों की होगी। क्योंकि जिस तर्ज पर गुजरातियों की राजनीति ने मराठा राजनीति को दरकिनार कर दिया और मराठा राजनीति को साधने के लिए भी शिंदे को ले आए शिवसेना से उठाकर, और जो पूरी की पूरी बिसात देवेंद्र फडणवीस ने खड़ी की, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, तो इस डर में आ गए कहीं गडकरी और फडणवीस मिल तो नहीं जाएं। और अगर मिल जाएं तो वोट बैंक के लिहाज से भी समझिए कि आपके पास मराठा वोट एनसीपी का, यानी शरद पवार का, वो वोट खिसक के बीजेपी के पास आएगा। लेकिन जो शिवसेना का वोट बैंक है, जो नितिन गडकरी को समझने वाला वोट बैंक है, नितिन गडकरी महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है,
सरसंघचालक मोहन भागवत भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। उस परिस्थिति में क्या एक नई समझ आकर डेवलप हो जाएगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि 2024 की बिसात कहीं 2014 की 2004 की याद तो नहीं दिलाने लगी है, और इसको लेकर दिल्ली सचेत हो गई है। क्योंकि उस समय याद कीजिएगा तो बड़ा खुशनुमा माहौल था, शाइनिंग इंडिया का जिक्र था, लेकिन संघ ने एक झटके में पल्ला झाड़ लिया और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया धड़धड़ाकर गिर गई और सत्ता इस देश के भीतर बदल गई। तो 2024 को देखिएगा तो उसमें ध्यान दीजिए, योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा आरएसएस, योगी आदित्यनाथ को साधने के लिए विरोध करती हुई दिल्ली। नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इन परिस्थितियों में यह ब्राह्मण लॉबी, नागपुर लॉबी, जो कहना है कहिए, और हिंदुत्व की परिस्थिति में महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति, वहां पर 48 सीटें। इस दौर में शिवराज सिंह चौहान को याद कीजिएगा तो यह भी समझना होगा कि शिवराज सिंह चौहान की बड़ाई तो एक वक्त गुजरात मॉडल से कहीं आगे, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जब सभा हो रही थी उस समय शिवराज सिंह चौहान भाषण देने आए थे। 2012 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, 2011-12 का, और उन्होंने कहा था, किस गुजरात मॉडल का आप जिक्र कर रहे हैं? हमारा मॉडल देखिए, हम तो बीमारू राज्य थे मध्य प्रदेश, वहां से हम निकाल कर लाए हैं, और गुजरात तो शुरू से संपन्न रहा है। पीठ ठोकी थी आरएसएस ने शिवराज सिंह चौहान की। वो सारी बातें हर जहन में होगी। और 2024 की बिस्ती हुई बिसात में क्या ये 29 सीटें मध्य प्रदेश की भी जोड़ी जाए? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 157 सीट, इसमें 40 सीट जैसे ही आप बिहार की जोड़ते हैं 197 सीट, यानी 200 के लगभग सीट में आप एक दूसरे से टकरा रहे हैं और टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार के भाषण पर तालियां आरएसएस ने बजाई, उनके भीतर बजी, ये कहकर बजी कि देखिए, जिक्र वो खुद कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी का, उस समय जो संवाद था। इस दौर में ना संवाद है ना बात मानी जाती है, तो हम साथ लेकर कैसे चलेंगे? 2014 में शिवसेना को लेकर भी ऐसी स्थिति आरएसएस के भीतर थी कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके गुजराती लॉबी भिड़ गई, आमने सामने आकर खड़ी हो गई, आरएसएस मनाती रही, स्थितियां विकट बनती चली गई। अगर इन सारी चीजों को 10 साल के सफर के बाद 2024 में जब आप कदम रखेंगे तो आपके जहन में फिर सवाल होगा, क्या आरएसएस और बीजेपी के भीतर, या बीजेपी का मतलब फिलहाल मोदी सत्ता है, और उससे टकराते हुए एक नई मौन खामोश रहने वाली स्थितियों में कहीं कोल्ड वार तो नहीं चल रहा है? हो सकता है चल रहा हो, क्योंकि इन सब के बीच एक चीज और परखिए। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस खामोश रहते हुए अलग अलग माध्यमों से इस बात का जिक्र कर रहा था, किसानों के हक की बात होनी चाहिए, कॉरपोरेट का जिक्र उस तरीके से नहीं होना चाहिए। और उस पीरियड में आरएसएस में खुशी थी कि किसान आंदोलन इस राजनीतिक सत्ता को पाठ पढ़ा देगा, और राजनीतिक सत्ता जब झुक गई तो उसके बाद राजनीतिक तौर पर साधने का प्रयास किसान आंदोलन को भी हुआ। उसी का प्रतिरूप है कि मौजूदा वक्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की जो कांठ सीट है, वहां से जो नेता हैं जिनका नाम इस समय भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जाट नेता के तौर पर उस पूरे किसान मूवमेंट को डाइल्यूट करते हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर वोट बैंक के लिहाज से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जाट नेता, यानी जाट को इस दौर में प्राथमिकता या विशेष कृपा क्यों दिखाई जा रही है? उसकी वजह किसान आंदोलन है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब है कि प्रभाव हरियाणा में भी आ जाए। और इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति धर्मपाल धनखड़ जी को इसीलिए बनाया गया, वह भी जाट समुदाय से आते हैं। तो राजनीति साधने की परिस्थिति से इनकार कोई नहीं करेगा कि एक शानदार है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शानदार तरीके से राजनीति साधते, इनकार नहीं है। लेकिन संकट यह है कि एक होते होते परिस्थिति यहां पर आकर टिक गई कि प्रांत प्रचारक कौन बनेगा, और आरएसएस के भीतर दूसरे नंबर का शख्स भी क्यों नहीं पिछड़े और दलित या फिर ओबीसी से आना चाहिए। इस बात का जिक्र जब खुले तौर पर होने लगा, तब संघ के भीतर से भी आवाज आई कि आप बीजेपी संभालिए, संघ में दखल मत दीजिए। यह भी एक मौन तरीके से संदेश भिजवाने की परिस्थितियां थी। और इस दौर में आरएसएस के सामने बहुत सारे सवाल इन 10 बरस में कई मौकों पर खड़े हुए। उन मौकों पर भी खड़े हुए जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर हुआ करती थी। एचआरडी में
इसमें स्मृति ईरानी को लाना है, आरएसएस ने कोई इस पे हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब संवाद बना के आरएसएस के साथ एचआईडी मिनिस्ट्री को साधने की कोशिश की गई और उसके लिए एक लंबी ट्रेनिंग चली जो स्मृति ईरानी की आरएसएस ने चलाई, और जब सब कुछ अनुकूल होने लगा तो एक झटके में स्मृति ईरानी को अलग कर दिया गया। आरएसएस ने कहा हमने चीजें ठीक की, आपने फिर डाइवर्ट कर दी और फिर किसी दूसरे नए शख्स को लाकर आपने एचआरडी मिनिस्ट्री में बैठा दिया। यानी एक प्रक्रिया को समझिए कि आरएसएस के भीतर उठते हुए सवाल खुले रूप में सामने उस तरीके से आ ही नहीं सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी बोल सकती है। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या आरएसएस के नाम पर खबरों को इस रूप में बीजेपी दिखाने की स्थिति में आ गई, जहां नितिन गडकरी को भी कहना पड़ा और ट्वीट कह के कहना पड़ा। उन्होंने क्या ट्वीट किया और क्या कहा उसे एक बार सुन लीजिए। आज एक बार फिर मुख्यधारा की मीडिया, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म और विशेष कुछ रूप से कुछ लोगों द्वारा मेरे बयानों को अपने तरीके से गढ़कर राजनीतिक लाभ पाने के लिए मेरे खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ये उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद उस बात का भी कि मैं परेशान होता नहीं हूं, लेकिन इस तरह की हरकतों करने वालों को मैं चेतावनी देता हूं। और ये सब करते हुए उन्होंने टैग किसे किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी को किया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को किया और बीजेपी को किया, टैग किया। ये एक संदेश था उसी दिन जिस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी छपी। अब यहां पर एक आखिरी सवाल निकल कर आता है कि जो संसदीय बोर्ड को लेकर आरएसएस के भीतर भी सवाल है। अच्छा, आप इकबाल सिंह लालपुरा को लेकर आए, आप आरपी सिंह को नहीं ला सकते थे। आप इससे पहले पुरी को लेकर आए। इकबाल सिंह लालपुरा कोई बीजेपी से जुड़े हुए नहीं रहे, ये पुराने आईपीएस अधिकारी थे जो 2012 में बीजेपी से जुड़े। इसी तरीके से सुधा यादव, उनके बदले आप भूपेंद्र यादव को लेकर क्यों नहीं आए? सुधा यादव जो कि खुद बीजेपी से जुड़ी तब जब करगिल युद्ध में उनके पति शहीद हो गए, उसके बाद राजनीतिक तौर पर उनको मना के लाया गया, तो आप उन्हें संसदीय बोर्ड में ले आए। यानी एक आईपीएस, एक सैनिक की पत्नी विधवा, उनको लेकर आए उस बीजेपी को चलाने के लिए जिस बीजेपी में निर्णायक बॉडी और सबसे ऊंची बॉडी संसदीय बोर्ड होता है। यानी जो जमीन से जुड़े हुए लोग जो बरसों बरस तक बीजेपी के भीतर काम करते, उस दिशा में देखने का प्रयास ना लोकप्रियता के आधार पर, ना उनके कद्दावर की परिस्थिति में। और इस लकीर में आप येदियुरप्पा को ले आए जो 79 ईयर्स के हैं। आपने उनकी स्थिति देखी है, परिस्थितियों को समझा है, अब किन स्थितियों को जी रहे हैं। अब सर्बानंद सोनोवाल को ले आए, वो खुद भी तो 60 वर्ष के हो गए हैं। किस युवा की पीढ़ी का जिक्र कर रहे हैं? और अगर इतने बेहतर थे तो आपने उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और वहां पर भी राजनीति। ये सारे सवाल संघ के भीतर लगातार उठ रहे हैं, कुलाचे मार रहे हैं। तो ऐसे में दो सवाल आखिर में, राजनीति साधने के लिए संघ का प्रयोग नहीं होना चाहिए क्या? और संघ राजनीतिक प्रयोग के लिए खुद को प्रयोगशाला में तब्दील करने को तैयार नहीं है क्या? दूसरा सवाल, जो प्रचारक तैयार होते हैं और जो बीजेपी में जाते हैं, अगर बीजेपी के भीतर राजनीतिक तिकड़मों की परिस्थितियां पनप रही है तो क्या वो प्रचारक राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से सत्ता में ढल जाए, या फिर उसको जो राजनीतिक तौर पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया उन परिस्थितियों को समझे और एक संवाद और एक संदेश भेजकर एक विस्तार की नई परिस्थितियों को खड़ा करे जिसमें व्यक्ति का महत्व ना हो? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जिस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ बनाने पहुंचे थे, उस समय भी सरसंघ चालक ने सवाल किया था कि एक व्यक्ति से कोई पार्टी नहीं बनती है, एक व्यक्ति के आश्रय चीज़ें नहीं चलनी होगी, आपको एक टीम तौर पे चीज़ें क्रिएट करनी होगी। उस टीम में कौन लोग कैसे होंगे, वो कैसे कौन आरएसएस से निकल कर जाएगा, किस रूप में आएगा, यह आपको समझना होगा। और मौजूदा वक्त में चीज़ें खिसकते खिसकते धीरे धीरे ढील देते देते राजनीतिक सत्ता के अनुकूल जब एक शख्स के इर्द गिर्द सारी परिस्थितियां आकर टिक गई हैं, तब आरएसएस के भीतर 2024 को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब बीजेपी दे या फिर मोदी सत्ता दे। उन सवालों का जवाब आरएसएस के भीतर जो अभी सत्ता की अय्याशी में खोए हुए हैं, उसकी मलाई खा रहे हैं, उनकी खामोशी से मिलेगी, या फिर जो कार्यकर्ताओं के सवाल हैं उनके भीतर जो कशमकश है उसमें खोजा जाए। शायद यही सच है कि 2024 को लेकर विपक्ष हो सकता है आपको कहीं नजर ना आ रहा हो, लेकिन आरएसएस नजर आ रहा है। उसके भीतर की खामोश परिस्थितियां नजर आ रही है और एक के बाद एक निर्णय वो योगी आदित्यनाथ को लेकर हों,
शिवराज सिंह चौहान को लेकर हो, देवेंद्र फडणवीस को लेकर हो, या फिर नितिन गडकरी को लेकर हो, या फिर येदियुरप्पा को लेकर हो, ये सारे सवालों के जवाब दरअसल इसी में खोए हुए हैं कि स्थिति शायद या सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।